कहानी शुरू होती है और अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो एक जगह बैठी सिगरेट पी रही थी और सोच रही थी कि मार्च का महीना शुरू हो गया है और एक हफ्ते पहले स्कूल स्टार्ट हुआ है। हालांकि सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। अपनी फीमेल लीड का नाम वूरी था जिसकी उम्र इस वक्त 25 साल थी। वो सोचती है कि वैसे भी मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं होम रूम टीचर हूँ। हालांकि हाई स्कूल में मैं अभी इंटर्न टीचर के तौर पर आई हूँ। ये सेहन प्राइवेट हाई स्कूल है। इसके अंदर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट अलग अलग है। आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादातर डांस, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक है। हालांकि ह्यूमैनिटीज का जो डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग यहाँ से अलग है, इसलिए वहाँ पर किसी का ऐसे गुजरना आम बात नहीं है। तभी उसके कानों में वाइस प्रिंसिपल की आवाज आने लगती है जो कि वूरी को ही ढूंढ रही थी। वो जल्दी से उठकर खुद को झाड़ने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले उसका लाइटर वहीं पर गिर गया था और वहीं पर एक लड़के को देखते हैं जो उसी तरफ देख रहा था। वूरी भाग कर जाती है तो प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। दरअसल मुझे तुम्हें बताना था कि आज एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आने वाला है। वूरी सोचने लगती है क्या अचानक से, और वो कहती है क्या वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। वाइस प्रिंसिपल कहती है कि वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, वो डांस डिवीजन से आया है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए उसे कुछ वक्त के लिए ह्यूमैनिटीज क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। वूरी सोचती है अरे यार ये अचानक से क्यों, मैं तो अभी नई आई हूँ, मैं कैसे संभालूंगी। फिर वो प्रिंसिपल से कहती है कि वो स्टूडेंट कौन है। प्रिंसिपल कहती अरे असेंबली का वक्त हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। स्टूडेंट के बारे में मैं डिटेल्स बाद में बता दूंगी। हालांकि वो स्टूडेंट काफी खास है इसलिए उस पर खास ध्यान देना। वूरी कहती है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। प्रिंसिपल उसके कान में बताती है दरअसल उसके पेरेंट्स हमारे फाउंडेशन के स्पॉन्सर हैं। वूरी सोचती है मैं तो नई टीचर हूँ जिसके पास सिर्फ एक हफ्ते का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सुनने के बाद मुझे क्या रिस्पांस देना चाहिए। और देखते हैं कि ये सब कुछ वही लड़का भी बाहर खड़ा सुन रहा था जो नया आया था। वो उस लाइटर को उठाकर कहता है क्या मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। फिर वूरी अपने क्लास के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, उसे काफी घबराहट हो रही थी। फिर वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है और फैमिली ग्रुप की चैट याद करती है। उसके डैड ने कहा था मेरी बेटी मुझे तुम पर गर्व है इसलिए गुड लक। उसकी मॉम ने लिखा था कि मैंने जो तुम्हें कपड़े भेजे हैं आज वही पहनना। वूरी सोचती है काश उन्होंने ये कपड़े ना भेजे होते, ये तो काफी ओल्ड फैशन लगते हैं। फिर वो क्लास में आती है और सब लोगों को हेलो करती है, लेकिन वहाँ पर तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता और वूरी सोचती है ऐसा लगता है अभी तक नया स्टूडेंट नहीं आया है, ये लोग तो अपने में लगे हुए हैं, क्या ये लोग एग्जाम को सीरियसली भी ले रहे हैं। वो सब लोगों से कहती है प्लीज एवरीवन सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, और वो अपने मन में कहती अरे यार बैठ जाओ ना, क्यों मेरा इंप्रेशन खराब कर रहे हो। एक स्टूडेंट कहता है कि टीचर इन कपड़ों में तो तुम काफी भयानक लग रही हो। दूसरा स्टूडेंट कहता है सही कहा, ऐसा लग रहा है कि मेरी दादी जवान होकर आ गई है। वो लोग वूरी के सामने गंदे गंदे जोक्स मारने लगते हैं। वूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो सिर्फ अपने मन में ही चिल्ला सकती थी। तभी अचानक से उन लोगों को बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। वूरी बाहर झाँक कर देखती है तो वही लड़का अपनी टेबल चेयर लेकर आ रहा था लेकिन पैर की वजह से नीचे गिर गया था। एक लड़का खिड़की से झाँक कर कहता है अरे ये तो रायजुन है, और सिर्फ उसका नाम सुनते ही सारी क्लास उसको देखने के लिए भाग पड़ती है। वूरी सोचती है क्या ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक बड़े आदमी का बेटा है। वो सब लोगों को अंदर शांति से बैठने के लिए कहती है और रायजुन से कहती है क्या ये सब कुछ तुम खुद लेकर आए हो, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। अभी के लिए तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे कपड़ों पे धूल भी रख गई है, रुको मैं झाड़ देती हूँ। तभी रायजुन धीमे से कहता है ओहो, और वूरी ये सुनकर सोचती है क्या मैंने कुछ गलत सुना। वो उसकी सीट लगा देती है। अभी भी सब लोग रायजुन को लेकर बातें कर रहे थे। वूरी कहती है तो ये तुम लोगों का नया दोस्त है जो कि आज से हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। वो रायजुन से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा नाम वूरी है, तुम बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। रायजुन उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है क्या तुम दिखावा कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं जानता हूँ कि तुमने उस वक्त सब कुछ सुन लिया था। वूरी सोचती है बदतमीज लड़का किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या इसे लगता है कि अपना नाम बताने से ये छोटा हो जाएगा। वो रायजुन से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रायजुन कहने जा रहा था तुम्हारा बिग स्पॉन्सर, और तभी वूरी उसका मुंह बंद कर
देती है। अंदर ही अंदर उसका दिमाग खराब हो रहा था, यार मैंने क्या ही सुन लिया। फिर वो सब लोगों से कहती है कि ये पहली क्लास है इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ, आज लिटरेचर की क्लास है ना, चलो क्लास को शुरू करते हैं। अभी रायजून उसका हाथ झटकता हुआ धीमे से कहता है कि नौकर। ये सुनकर वूरी सोचती है क्या इसने अभी मुझे नौकर कहा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, क्लास खत्म होने के बाद वो एक जगह बैठी सोच रही थी मैंने सब कुछ खराब कर दिया कि नहीं हो रहा। एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसी बात डिस्कस करते हुए पकड़ लिया, उसने हमारी बातचीत सुनी होगी, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन वो सोच रहा होगा कि मैं उसका नाम भी नहीं जानती इसलिए बहुत घमंडी हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, मुझे तो सच में उसका नाम नहीं पता था। फिर वो याद करती है कि थोड़ी देर पहले मैनेजर ने उसे बताया था, क्या तुम रायजून को नहीं जानती, तुम्हें सच में अपने घर में इंटरनेट लगा लेना चाहिए। वो मशहूर बैले डांसर का नाजायज बेटा है, वो टीवी पर काफी ज्यादा चर्चे में है। और वूरी सोचती है कि रायजून आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो कोई आइडल है या चाइल्ड एक्टर है या फिर मॉडल है, कि वो तो एक नॉर्मल सा डांस स्टूडेंट है, इसलिए फेमस है क्योंकि वो 6 साल की उम्र में टीवी पर आया था। वो देश भर के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। हालांकि लोगों का कहना था कि उसके अंदर ये डांस का टैलेंट उसकी माँ से ही आया है। बैले डांस कर कर वो बहुत सारे कंपटीशन जीता था। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक इलाइट स्कूल जाने के बजाय वो यहाँ पर क्यों आया है। काफी ज्यादा टैलेंट होना, बहुत सारा पैसा होना, सच में मशहूर होना भी एक बोनस की तरह होता है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपने लिए थोड़ी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। वो सिगरेट पीने जा रही थी, तभी उससे रियलाइज होता है उसके पास तो उसका लाइटर है ही नहीं। तभी कोई उससे कहता है, क्या तुम मुझसे लाइटर उधार लेना चाहोगी। वूरी उसको शुक्रिया बोलती है और तभी अपने सामने देखती है तो वहाँ पर रायजून था। रायजून कहता है, वाओ कितने कमाल की बात है, एक टीचर एक स्टूडेंट से लाइटर उधार ले रही है। वूरी सोचती है, रुको ये यहाँ पर कब आ गया, और रुको ये तो मेरा लाइटर है। रायजून कहता है कि टीचर तुम सुबह के वक्त भी यहाँ पर स्मोक कर रही थी है ना, मैं सोच रहा था आखिर कौन सा स्टूडेंट सुबह सुबह स्कूल में स्मोक कर रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए चला गया, लेकिन देखो मुझे पता चला कि तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। टीचर तुम तो सच में काफी ज्यादा बुरी हो, मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है जिनको तुम पढ़ाती हो। नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजून अपने क्लास में बैठा था, कुछ लड़कियां उसके बाल बांध रही थी और उसे मेकअप लगा रही थी। वूरी सोचती है, ऐसा लगता है कि ये काफी फ्रेंडली हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे कोई स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। जिस तरह का एटीट्यूड ये मुझे दिखा रहा था उससे तो इस वक्त ही काफी अलग लग रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं, लेकिन जिन बच्चों के साथ वो घूमता है क्या वो थोड़े गुंडे टाइप के हैं। तभी अचानक दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और वूरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। सोचती है कि अभी भी मुझे कल वाली बात याद है। फिर वो याद करती है कि रायजून ने उसे लाइटर दे दिया था और कहा था कि टीचर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, ऐसा लग सकता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ से सब लोग तुम्हें देख सकते हैं। वूरी सोचने लगती है, उस वक्त मेरे गर्व को काफी ठेस पहुँचा। वो जिस तरह से मुझसे बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नीचा दिखा रहा हो। हान रायजून मुझे बिल्कुल भी एक टीचर की तरह ट्रीट नहीं करता। हालांकि मैंने मेजर स्पॉन्सर वाली बात पर तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन मैं वाइस प्रिंसिपल की बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तो मुझसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगी, तो आखिर मुझे वाइस प्रिंसिपल की बातों को फॉलो करने की क्या जरूरत है। लेकिन कम से कम मुझे अपने आप को एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि गलत फहमी तो साफ हो जाए। तभी खिड़की पर कोई नॉक करता है। वूरी उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये तो हानबिन सीनियर है। सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं, देखो अभी टीचर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या ये टीचर हानबिन की गर्लफ्रेंड है। और रायजून सोचता है कि सब लोगों को ये बात जाहिर नजर आ रही है। हानबिन कहता है कि तुम मुझे देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हो गई। वूरी कहती है, कल आप सीनियर ट्रेनिंग पर गए हुए थे इसलिए मैं आपको देख नहीं पाई थी। हानबिन कहता है कि तुम्हें मेरे बिना अकेलापन महसूस हो रहा था, और ये सुनकर वूरी शर्माने लगती है। हानबिन कहता है, बताओ बताओ क्या कल कुछ हुआ था। वूरी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। हानबिन कहता है, एक और झूठ, तुम जानती हो ना कि तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। खैर सेमेस्टर तो अभी अभी शुरू हुआ है, इसीलिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन इंतजार करो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी क्योंकि आफ्टर ऑल तुम एक टॉप स्टूडेंट थी। वूरी सोचने लगती है, कितने ज्यादा मैच्योर पर्सन है। मैं टीचर बनकर कोई भी नखरे नहीं दिखाना चाहती हूँ, इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और जो मेरी इतनी परवाह
हुआ करता है। उन लोगों का रोमांस वाला ऑरा अंदर तक सबको फील हो रहा था। एक लड़का इशारा करते हुए कहता है शायद से उनका कोई छुपा हुआ रिश्ता होगा। तभी रायजुन उठने लगता है। एक लड़का कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? रायजुन कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। रायजुन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मेरी परवाह मत करना, बस अपने काम से काम रखना। तभी वूरी चिल्ला कर कहती हे रायजुन, क्लास के बीच में तुम कहाँ जा रहे हो? माफ कर दीजिएगा सीनियर, मैं आपसे लंच टाइम पर मिलती हूँ। हानबिन कहता है अच्छा तो ये है रायजुन। से बच्चों को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी घमंडी होते हैं। खैर अभी के लिए मैं इंतजार करता हूँ कि मुझे इसमें दखल देना चाहिए या फिर नहीं। और वूरी जाते हुए सोच रही थी कि अरे यार ये कहाँ चला गया, ये अपने टूटे हुए पैर के साथ इतना तेज कैसे चल सकता है। तभी वो सामने देखती है जहाँ पर रायजुन किसी लड़की के साथ था और वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। वो लड़की कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफर किसी और क्लास में हो गया है? अगर तुम डिस्चार्ज हो गए थे तो कम से कम तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। रायजुन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आखिर मैं तुम्हें बताकर क्यों परेशान करता। और वूरी सोचती है क्या ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है? ये दोनों तो साथ में काफी क्यूट लग रहे हैं। और वूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये सीन नजर आ रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारा पैर कैसा और कब तक ये पहनना पड़ेगा? रायजुन कहता है जी हो, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसलिए प्लीज ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रायजुन उसका हाथ दूर करने लगता है। तभी जीहो चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी परवाह कैसे ना करूं, क्योंकि मेरी ही वजह से तुम्हें चोट लगी है। रायजुन कहता है अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तुमसे बता चुका हूँ ना कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। जीहो कहती है कि नहीं ये मेरी गलती है, अगर मैं उस वक्त सामने देख रही होती तो ऐसा नहीं होता। वो याद करती है कि वो रायजुन के साथ स्कूल से जा रही थी। भी उन लोगों की तरफ एक बाइक आती है लेकिन रायजुन उसे धक्का मारकर दूर कर देता है, जिस वजह से वो बाइक रायजुन के पैर के ऊपर चढ़ जाती है। रायजुन कहता है कि उस मोटरसाइकिल ने मुझे हिट करा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। और वूरी ये सब कुछ सुनकर सोच रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस एक घमंडी लड़का है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, कि मुझे गलत फहमी हो गई। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो जाकर रायजुन का बैग पकड़ लेती है और कहती है कि दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। रायजुन कहता है हे टीचर क्या कर रही हो, मेरा बैग छोड़ो। वूरी कहती है दरअसल रायजुन मुझे तुम्हें कुछ बताना था और मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा, इसलिए मुझे बस अपना थोड़ा सा वक्त दे दो। वो सोचने लगती है कि मैं उस सीन के बारे में भूल नहीं पा रही जो कि मैंने देखा था। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं रायजुन कहता है कि डांस क्लास का वक्त हो गया, अब तुम जाओ जीहो। जीहो कहती है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। रायजुन खुश होता हुआ कहता है ये तो बढ़िया चीज है ना, जल्दी से जाओ, अगर तुम्हें देर हो गई तो डांट पड़ेगी। जीहो कहती है और तुम्हारे हेयर स्टाइल को क्या हो गया, कम से कम लंबे होने से पहले अपने बालों को थोड़ा कटवा लो। रायजुन उसके सर पर हाथ मारता हुआ कहता है क्या हुआ, अभी तक तुम गई नहीं? जीहो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, वैसे भी तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। रायजुन कहता है कि जीहो मैंने तुमसे कहा था ना कि गर्म कपड़े पहनना, अभी भी मार्च का महीना चल रहा है, तुम आसानी से बीमार हो जाती हो। फिर वो उसे अपनी जैकेट पहनाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका ऐसे करने की वजह से जीहो थोड़ा ब्लश कर रही थी। रायजुन कहता है और हाँ लंबे बाल होना एक खूबसूरत लड़की होने में से एक है। वूरी सोचने लगती है उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं, वो उस वक्त बिना किसी फिक्र के बस मुस्कुरा रहा था। मैंने इस बारे में सोचा और पाया कि मैं इस पूरे वक्त असली हान रायजुन को नहीं देख रही थी, एक मेजर स्पॉन्सर का बेटा या फिर एक घमंडी यंग मास्टर। मैंने अपने दिमाग में पहले ही उसकी ऐसी इमेज बना ली थी, ने बस कुछ अफवाहें जानकर उसे जज कर लिया था। मैं गलत फहमी खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो वहाँ से हिल तक नहीं रहा। तभी रायजुन अपना बैग छोड़ देता है और वूरी बाल बाल गिरते हुए बचती है। रायजुन कहता है कुछ मत कहना क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहोगी क्योंकि कुछ भी बदलने नहीं वाला। वूरी सोचने लगती है इससे पहले मैं कुछ समझ पाती उसकी आवाज मेरे कानों के बहुत करीब आ चुकी थी। तभी कोई आकर रायजुन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कोई और नहीं बल्कि जीहो थी और सब लोग उसको देखकर बातें करने लगते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की थी और एक बैले डांसर थी। तभी जीहो की नजर रायजुन के बैग पर पड़ती है। जीहो उससे बैग ले लेती है और कहती है कि मैं इसे ले जाऊंगी। वूरी सोचने लगती है कि इसका एटीट्यूड तो काफी ज्यादा अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं कुछ भी कह लूं, और मुझे पता था कि ये आसान नहीं होने वाला। फिर वो रायजुन से कहती है कि कल मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? जीहो कहती है कि उसे तुमसे किस बारे में बात करनी है? ऐसा लगता है जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने बीच में दखल दे दिया। रायजुन कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम उसकी परवाह ना करो। जीहो कहती है और मैं ऐसा क्यों ही करूंगी क्योंकि वो तो एक
टीचर है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और सोच रही थी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, रायजुन ने पहले ही दीवार खड़ी कर दी है। वो बाहर आती है तो हानबिन कहता है कि अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे मैं तो जा रहा था लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन देखा, क्या कुछ हुआ है? वूरी कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं आज काफी थक गई हूँ। वूरी फिर से सोचने लगती है अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो शायद से वो जल्दी ही मेरी सिंसेरिटी को समझ जाएगा, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कितने ज्यादा रॉक बॉटम में है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजुन अपने घर आ गया था। अभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल थेरेपी तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी है। रायजुन कहता है कि मैं उसी वक्त वापस आ गया था। तभी उसकी मॉम उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है जरा तमीज से बात करो, तुम अचानक से एक रात में बीमार पड़ गए थे, तुम्हें कम से कम अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, जल्दी से अंदर आ जाओ और मुझे अपना एंकल दिखाओ। फिर वो उसके पैर को देखकर कहती है कि ये तो काफी सूज गया है, कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि ये और ज्यादा खराब हो रहा है। रायजुन कहता है कि वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, सिर्फ दो ही लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, एक आप और एक रिपोर्टर। उसकी मॉम कहती है क्या कहा, बात का बतंगड़? तुम योंजो सन यानी कि मेरे बेटे हो, अगर तुम ऊंचाई से नीचे गिरोगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गिरूंगी, क्या समझ गई ये बात? तो अब सॉरी बोलो। रायजुन कहता है माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। वो अपने मन में कहने लगता है काश मुझे अपने पैर को और ज्यादा चोट लगवा लेनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, वूरी बैठी काम कर रही थी और सोच रही थी जो क्लास प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना है और सेल्फ स्टडी की क्लासेस भी लगानी है। उसके दिमाग में कल वाली मेमोरी याद आती है जब रायजुन ने उससे वो बात बोली थी और वो अपना कान खुजाते हुए सोचती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए भूलती हूँ तो वो मेमोरी फिर से वापस आ जाती है और वो बात ये याद दिलाती है कि मेरे अंदर टीचर वाली क्वालिटीज नहीं है। ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या चीजें ऐसी हो गई, सब कुछ मेरी गलती थी। तभी हानबिन उससे आकर कहता है कि वूरी कहाँ पर खोई हुई हो, मीटिंग का वक्त हो गया है, चलो हमें जल्दी से चलना होगा। वूरी कहती है क्या मीटिंग का वक्त हो गया, एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो याद ही नहीं था। हानबिन कहता है कि जरा शांत हो जाओ वूरी, और वूरी सोचने लगती है कि क्या मैं इस बारे में सीनियर से बात करूं। फिर वो एक पास्ट का सीन याद करने लगती है। एक बार हानबिन ने उससे कहा था अगर तुम्हें कोई भी चिंता सता रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो वूरी, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। और प्रेजेंट में हानबिन कहता है क्या हो गया, तुम मुझे घूर क्यों रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? और वूरी सैड होकर सोचती है नहीं कुछ भी नहीं। वो सोचने लगती है सीनियर बहुत काइंड है, वो मुझे हमेशा की तरह एडवाइस देंगे। तभी बाकी टीचर उन लोगों को आवाज लगाकर बुलाने लगती हैं और वूरी जाते हुए सोच रही थी कि अभी के लिए बस इतना ही काफी है, क्योंकि सीनियर के लिए मैं बस उनकी छोटी बहन की तरह हूँ। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और वूरी छुपते छुपाते एक जगह पर आती है और सोचती है कि लगता है मुझे यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। मुझे डर लग रहा था कहीं वो घोस्ट वाला लड़का फिर से मुझे पकड़ ना ले। अंत तक के मैं मीटिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाई, मैं खोई हुई थी और ये बात सीनियर के साथ साथ सबने नोटिस कर ली। अगर सीनियर इस वक्त मेरी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? फिर वो इमेजिन करने लगती है कि हानबिन उससे काइंड तरह से माफी मांगता और वो घूसा मारकर सोचती है वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सीनियर जो हरकतें करते हैं मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी उस तरह का बर्ताव रायजुन के ऊपर काम नहीं आएगा। मुझे उस डिफेंस वॉल को तोड़ने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? तभी उससे कोई सिगरेट ले लेता है और कहता है मैं वही सोच रहा था ये सिगरेट का धुआं कहाँ से आ रहा है। वो रायजुन था और कहता है तुम सच में काफी ज्यादा बुरी टीचर हो, मुझे लगता है कि छुपकर स्मोक करने के बजाय तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। और वूरी सोचती है वो घोस्ट फिर से अचानक से कहीं से भी आ गया। हे तुम्हें तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए था ना, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है किसी के घर के सामने इस तरह से सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती टीचर, मुझे गलत मत समझना, इस बार तुमने मुझे परेशान करा है क्योंकि ये मेरा एरिया है। वूरी कहती है रायजुन तुम्हें इस वक्त अपने क्लास में होना चाहिए था, है ना? रायजुन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एब्सेंट भी हो जाऊंगा तो कोई भी टीचर मुझे कुछ नहीं कहेगा, और मैं जानता हूँ तुम भी उन टीचर्स में से एक ही हो, है ना? वूरी सोचती है वही गलत फहमी, मुझे लगता है यही मेरा मौका है, मुझे गलत फहमी को मिटा देना चाहिए। फिर वो रायजुन से कहती है दरअसल मैं कुछ वक्त से तुमसे यही कहना चाहती थी, जिस बिग स्पॉन्सर के बारे में तुमने सुना था वो दरअसल। तभी रायजुन खुद कह देता है कि वो एक गलत फहमी थी, है ना? तुम उस वक्त सिंसियर नहीं थी, तुम्हारी परिस्थितियाँ और रीजंस थे, लेकिन अगर तुम फिर से उस सिचुएशन पे पकड़ी गई तो क्या तुम फिर से ऐसी ही बात बोलोगी टीचर? वूरी सोचती है पहले की तरह वो फिर से मेरी इंसल्ट कर रहा है, क्या मैंने सच
सच में सोचा था कि यहाँ पर ईमानदारी से काम करना ही ठीक है। मैंने रायजुन की दूसरी साइड देखी थी, इसलिए मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई थी। शायद से मुझे लगा था कि वो मुझ पर थोड़ा थोड़ा सा भरोसा करने लगेगा। फिर वो रायजुन से कहती है कि तुम दूसरे की ईमानदारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो और उस ईमानदारी का मजाक उड़ाते हो और उस पर हंसते हो। क्या तुम्हें ये सब कुछ काफी ज्यादा मजेदार लगता है? और वो सोचने लगती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि असली गुस्सा क्या होता है। हालांकि मैंने अपने रीजन को समझाने की कोशिश करी, उसके बावजूद ये कुछ ज्यादा ही कह रहा था। वो रायजुन से कहती है कि मैं तुम्हारे आंखों में अपनी कोई अच्छी इमेज नहीं बनाना चाहती, मैं बस तुम्हें उम्मीद देना चाह रही थी कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। रायजुन सोचने लगता है कि ये अपने में क्या बड़बड़ा रही है, लगता है कि ये किसी सिंसियरिटी की बात कर रही है। क्या सच में ये इस वक्त मुझे हिम्मत देने की बातें कर रही है? फिर रायजुन हंसने लगता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, सब लोग मुझे हिम्मत देने की बात करने के बाद इस तरह से बेचैन क्यों छोड़ देते हैं? वैसे भी सुबह से मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है। फिर कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं। वो हेड ऑफ द डांस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। हेड कहते हैं कि पिछली बार मैंने तुम्हारी माँ को कॉल किया था और वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी तुम्हारी चोट को लेकर, लेकिन तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि ये ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। तुम्हें इसे मौके की तरह लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। ह्यूमैनिटीज क्लास में इंतजार करो, उसके बाद बेहतर होकर वापस आ जाना। तुम जानते हो ना, रायजुन के टीचर तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और रायजुन तो बैठा सोच रहा था, इंस्टेंट कॉफी, परफ्यूम की स्मेल, इन सारी खुशबुओं को सूंघकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर वो हेड से कहता है, आपका शुक्रिया, मैं समझ गया। फिर वो गुस्से से उसी रूम के बाहर आ गया था और कहता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा धूल इकट्ठा हो गई है। इंजर्ड होने के बाद मेरा यहाँ पर आने का कोई रीजन नहीं था। सोच रहा हूँ क्या सच में हेड को मेरी इंजरी की फिक्र होगी या फिर वो सिर्फ फिक्रमंद होने का इसलिए दिखावा कर रही हूँ क्योंकि वो डांस डिपार्टमेंट की हेड है। इस तरह मिलने वाली दया मुझे बस अनकंफर्टेबल करती है और गुस्सा दिलाती है। तभी अचानक से उसे सिगरेट की स्मेल आने लगती है और वो सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस एरिया में कोई आएगा। मैंने इतनी मेहनत करी थी इस जगह को ढूंढने में, कौन मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। फिर वो खिड़की के बाहर देखकर सोचता है, ये तो वही टीचर है, वो टीचर जो कि आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला रही है। जब भी मैं इस टीचर की तरफ देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों उस इंसान की याद आ जाती है। उन इंसान ने मुझे पहली बार एक पर्सन की तरह देखा था, ना कि अपने मॉम के किसी पपेट की तरह। वो मुझे सिखा रही थी कि डांस करना शायद से मेरी ही खुशी है। उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ खड़ी रहेंगी और मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन मॉम ने उन टीचर को फायर कर दिया। फिर छोटे रायजुन से उसकी मॉम कहती है कि उसे तुम्हें बस डांस सिखाना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। मैंने उससे कहा था, लेकिन वो ऐसा बर्ताव करना बंद ही नहीं कर रही थी। वो बड़ा दयालु बन रही थी, लेकिन जैसे मैंने उससे कुछ पैसे दिए वो यहाँ से चली गई। और रायजुन सोचने लगता है कि वो इस तरह की इंसान थी, इन्होंने पैसों की लालच में मुझे ऐसा ही पीछे छोड़ दिया। सब लोग मेरी मॉम की दुम की तरह उनके पैसों के पीछे नाचने लगते हैं और मैं जानता हूँ कि ये इंसान भी उससे अलग नहीं होगी। एक ऐसी इंसान जो दिखाती तो है कि वो कुछ और चाहती है, लेकिन उसके इरादे कुछ और हैं। वो अच्छा होने का दिखावा करेगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो अपना भला सोचेगी। उसके इरादे पहले से तय हो गए, फिर भी वो दिखा रही है कि उसे मेरी परवाह है। वो बस इनोसेंट गर्ल का मास्क पहनकर अपने इरादों को छुपा रही है। फिर वो वूरी से कहता है, हे टीचर, तुम जिस सिंसियरिटी की बात कर रही थी, क्या तुम उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो? मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैं आगे डांस नहीं करूंगा तो क्या तब भी तुम मुझे सपोर्ट करोगी? वूरी खुश होते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम रिकवर हो जाओगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे भी तुम स्टूडेंट हो, तुम जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और सोचती है, लगता है मैं ज्यादा ईमानदार हो गई। रायजुन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता और वूरी सोचने लगती है, वो जानता था ना कि मैं क्या कहना चाहती थी, कहीं उसने फिर से तो मुझे गलत नहीं समझ लिया। चिल्लाकर कहने लगती है, हे रायजुन, मैंने कहा खिड़की खोलो। और रायजुन कहता है कि उसने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटा होता तो शायद मुझे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैं डांसिंग छोड़ दूंगा और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी क्या टीचर इसी तरह का बर्ताव करेगी? क्या मुझे सिर्फ एक बार उसे टेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। वूरी अपने घर आई हुई थी और उसके पीछे रायजुन खड़ा था और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से प्रेरणा मिली, मैंने अपने डांस से गिव अप कर दिया है, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया गया है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी टीचर?